बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का तीसरा लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्कूल में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं ऑलरेडी काफ़ी बर्डनाइज होता हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होते हैं डेली बेसिस पे, इसलिए शायद घर में मुझे बनाने का वक्त ना मिले लेक्चर, तो इसलिए मैं आज स्कूल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने मुझे फीडबैक देना है कि क्या वॉइस इधर क्लियर है, बोर्ड आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं। तो प्यारे बेटे, आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे और एक अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। बॉन्ड एनर्जी को एक और नाम भी दिया जाता है और वो नाम पता क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, एक और नाम भी इसको देते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ये नाम भी इसे दिया जा सकता है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अच्छा जी, आइए डेफिनेशन से भी पहले हम एक चीज याद रखेंगे। देखें, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, जब कभी बॉन्ड टूटते हैं तो पता क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी ज़रूरत होती है जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी जब बॉन्ड बनता है तब क्या होता है? तब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दो एटम हैं, फर्ज करो ये देखते हैं ए और ए, ये दो एटम हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी जो है वो खारिज होगी। याद रखेंगे, एनर्जी खारिज होगी। अच्छा, अब ये हैं ए और ए, हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, वापस इनको इनकी एटॉमिक स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? अब जो है एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब हम एनर्जी देंगे तो दो ही बातें हैं कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लेकर अपने आप को तोड़ते हैं। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यानी बॉन्ड बनते हैं तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या है? देखिए, मेरे पास है कार्बन और वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू है 348 किलो जाउल पर मोल। अब जरा इसका यूनिट देखना, किलो जाउल पर मोल से क्या मुराद है? यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा है, ये एक बॉन्ड नहीं तोड़ना आपने, बल्कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ऐसे आपने एक मोल बॉन्ड तोड़ने हैं। पर मोल का मतलब है एक मोल। कार्बन और कार्बन के दरमियान मौजूद इस किस्म के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 348 किलो जाउल एनर्जी की जरूरत है। और इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे हैं, इस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हम इसी टर्म में लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन में। अगर आप कहेंगे ना बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तो वो भी सेम होगी, यानी जब कार्बन और कार्बन के एटम के दरमियान एक मोल बॉन्ड बनेंगे, ऐसे ही तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी। ठीक है, तो अब जरा डेफिनेशन देखें, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत होती है टू ब्रेक, या यहां पे आप लिख सकते हैं डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब होता है तोड़ना। टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पार्टिकुलर बॉन्ड, खास किस्म के बॉन्ड, इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में खास किस्म के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की टर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का नाम भी इसे दे सकते हैं। तो वैल्यू दोनों में सेम होगी, सिर्फ खारिज और जज्ब का फर्क होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
अब हम ना कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास है एक ईथेन, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरा है प्रोपेन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। तीसरा है ब्यूटेन। ठीक हो गया, आपने 10th क्लास में ये पढ़ रखे हैं। ईथेन का फार्मूला हम पढ़ चुके, C2H6 होता है, प्रोपेन में C3H8 होता है, ब्यूटेन में C4H10 होता है। ये फार्मूलाज हमें मालूम हैं। अच्छा, अब जरा इनके स्ट्रक्चर फार्मूले लिखते हैं। यानी ईथेन का फार्मूला है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर। ओके हो गया। प्रोपेन को देखना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 8। 3 तो इस कोनों पे आ जाएंगे, ठीक है, 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, बाकी बच गए 2, वो यहां लग जाएंगे। ओके, अब हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करो। कोने वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं, क्योंकि हर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है, 3 इस हाइड्रोजन से बन जाएंगे। और सेंटर में जो कार्बन होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब मेरी बात समझना, ये जो हम बॉन्ड एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं ना, इसको ई से जाहिर करते हैं, ई से, ठीक है। ई, मैं कलर चेंज करता हूं, ई, ठीक है, ई से जाहिर करते हैं। अब यहां पे होगा बॉन्ड एनर्जी फॉर कार्बन एंड कार्बन, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो देखना, जरा गौर करना। अब ये जो ईथेन का केस है, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू है 376 किलो जाउल पर मोल। ओके, और जो प्रोपेन है उसके केस में कार्बन और कार्बन के दरमियान, चाहे यहां चाहे इधर, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है वो 356 किलो जाउल पर मोल। ओके, और ब्यूटेन के केस में कार्बन और कार्बन के दरमियान, चाहे इधर चाहे इधर, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या है? वो है 352 किलो जाउल पर मोल। सर जी, बड़ी अजीब बात है, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है, ईथेन के केस में और बॉन्ड एनर्जी, प्रोपेन के केस में और बॉन्ड एनर्जी, ब्यूटेन के केस में और बॉन्ड एनर्जी, आपने जो लिखी वो 348, वो और बॉन्ड एनर्जी। ये क्या चक्कर है? अब सुनो, मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हर कंपाउंड में थोड़ी थोड़ी चेंज होती है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान, मगर बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा थोड़ा चेंज है। पता है क्यों चेंज है? वो इसलिए है कि ईथेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसके साथ इधर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर इसी तरह प्रोपेन में मॉलिक्यूल की शक्ल चेंज है, उसमें इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 है, सेंटर में 2 हैं। इसमें इधर 3 है, इधर 3 है, इधर दरमियान में 4 हैं। तो किसी भी कंपाउंड की, पार्टिकुलर कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बेशक कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, मगर उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पिछले से बाकियों से चेंज होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो उसके इर्द गिर्द एटम होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड एनर्जी पे अफेक्ट डालते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो इसी तरह हर मॉलिक्यूल के अंदर, अलग अलग मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग थोड़ी थोड़ी चेंज बॉन्ड एनर्जी है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। मतलब ईथेन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो एग्जैक्ट ईथेन की बॉन्ड एनर्जी है वो 376 है, और प्रोपेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी है वो 356 है। इसी तरह ब्यूटेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी है वो 352 है। तो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनती है? एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बनती है, इफ बॉन्ड एनर्जी इज डिटरमाइंड फॉर अ पार्टिकुलर बॉन्ड इन अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। ये देखो, ये और सब्सटेंस है, इसके अंदर ये पार्टिकुलर बॉन्ड है, और ये कोई और पार्टिकुलर सब्सटेंस है, इसके अंदर ये पार्टिकुलर बॉन्ड है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पार्टिकुलर अलग सब्सटेंस के अंदर पार्टिकुलर बॉन्ड की, खास बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, देन दिस बॉन्ड एनर्जी इज कॉल्ड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। सही हो गया? ओके, ठीक है सर ये जो आपने लिखी है ये क्या भला है? दैट इज नॉट एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड
एवरेज बॉन्ड एनर्जी, आप इसको एवरेज बॉन्ड एनर्जी के तौर पर लेते हैं। और हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जब बात करते हैं तो उसमें भी हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। मतलब कहना क्या चाहते हो कि ये जो तीन आपके सामने अलग अलग कंपाउंड हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी जो एनर्जी है 376, 352, क्या आप इनको ऐड करके 3 पे डिवाइड करोगे तो ये जवाब निकल आएगा? क्या इस तरीके से तुम एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालोगे? जी बिल्कुल इसी तरीके से हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे। मगर बच्चे आपको ये बताऊं, जब आप इन तीनों की एनर्जी को ऐड करके 3 पे डिवाइड करोगे, इसकी एवरेज तो निकल आएगी, मगर वो आंसर होगा 361, वो 348 नहीं है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो टेबल बना हुआ है उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ली गई है वो 348 है। और हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हम कार्बन और कार्बन के दरमियान एवरेज बॉन्ड एनर्जी ही पुट करते हैं। तो सर जी इनका आंसर एवरेज तो 361 आएगा, ये कहां से आया 348? तो इसका बड़ा जबरदस्त आंसर ये है कि यहां पर तो सिर्फ 3 कंपाउंड हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके बॉन्ड एनर्जी को ऐड करके उनका एवरेज निकाला गया है, तब जाके ये 348 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी निकली है। और वो कितने हैं? तकरीबन 10 कंपाउंड हैं जिनकी जो है जिनकी एवरेज जिनकी बॉन्ड एनर्जी का एवरेज लेने से ये वाली वैल्यू आई है। तो वो जरूरत नहीं है हमें याद करने की। और एक और बात भी सुन लें, हमारी बुक वाला कहता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी की रेंज है मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, वो तकरीबन 350 से लेकर 380 किलो जूल पर मोल तक होती है। मतलब कहना ये चाहता हूं कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर जो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जीज होंगी वो 350 से लेकर 380 के दरमियान होंगी। यानी किसी की 350, किसी की 351, किसी की 352, 354, 370, 376, तो 380 तक होंगी। तो इनके दरमियान में ही होंगी। तो हम जो है 10 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर मौजूद कार्बन और कार्बन की एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं जो कि 348 होती है। तो ये है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। इसी तरह से हम कार्बन और हाइड्रोजन की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं वो आपको बताता चलूं, वो होती है 413 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। तो अब आपको एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी का भी पता चल गया और एवरेज बॉन्ड एनर्जी का भी पता चल गया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर का दूसरा पोर्शन, और ये टॉपिक भी दूसरा बनता है। बहुत आसान टॉपिक है, इंतहाई इजी टॉपिक है। आइए स्टडी करते हैं। पहले तो हम देखेंगे टॉपिक का नाम क्या है। वो कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में चेंज होने वाली एंथैल्पी, एंड केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स का और एंथैल्पी चेंज का आपस में क्या रिश्ता नाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि केमिकल बॉन्ड की हेल्प से किस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखें, जो एक केमिकल बॉन्ड होता है, फर्ज करो ये दो एटम हैं ए और ए, इन दोनों के दरमियान ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। अब इस बॉन्ड के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है। आपको पता है इस बॉन्ड की एनर्जी को क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड की एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या आप इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी केमिकल बॉन्ड हैव एनर्जी। इस बॉन्ड में जो एनर्जी है उसे आप केमिकल एनर्जी कहते हैं। और ये जो केमिकल एनर्जी होती है दैट इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी तब्दील कर सकते हैं। मतलब ये जो केमिकल एनर्जी मैंने लिखा है ये बेसिकली बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। ये बॉन्ड एनर्जी है। तो इस बॉन्ड एनर्जी का अगर आपको पता हो तो इसकी हेल्प से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज होने वाली एंथैल्पी को यानी डेल्टा एच को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। पहली वही पुरानी कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है तो हम डेल्टा एच के लिए क्या लिखते हैं? पॉजिटिव साइन। और इसी तरह जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है।
और उसके लिए हम डेल्टा एच के साइन को लिखते हैं नेगेटिव। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें पहले बॉन्ड टूटते हैं रिएक्टेंट के, फिर वो प्रोडक्ट में जब तब्दील होते हैं तो बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो बाद में होती है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। तो भाई जी, अब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो उसमें एनर्जी दी जा रही है, यानी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर दोबारा बॉन्ड बन रहे हैं प्रोडक्ट की सूरत में, तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब जो भी रिएक्शन हो रहा है वो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, यानी उस ओवरऑल रिएक्शन में हीट रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। यहां तो दोनों काम हो रहे हैं, हीट एब्सॉर्ब भी हो रही है, हीट रिलीज भी हो रही है। तो ये पता है कैसे पता चलता है, उसके लिए मैंने एक प्यारा सा फार्मूला बनाया है आपके लिए। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उस दौरान एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है इन मेकिंग न्यू बॉन्ड, जब नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक हो गया। अब समझना, अगर ये केस हो, ये केस का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड इन मेकिंग न्यू बॉन्ड, जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनकी रिलीज्ड एनर्जी की मिकदार ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो उनसे जो बॉन्ड पहले ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड ये कम हो और ये जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो। यानी इसको सादा यूं कहेंगे कि एनर्जी जो एब्सॉर्ब हो रही है वो कम है और जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। तो ऐसा अगर केस हुआ तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, याद रखेंगे। और दूसरा केस मैंने दोबारा बना दिया कि अगर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड इज ग्रेटर, इज बड़ा बड़ा लगाते हैं, इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड इन मेकिंग न्यू बॉन्ड। अगर ये केस हुआ तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। ये कैसे समझ आएगी हमें समझ आएगी एग्जाम्पल से। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब पानी बनता है तो वो कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के केस में H2 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है O2 ऑक्सीजन से और बना देता है H2O। अगर आप इसी क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें O2 को, वजह क्योंकि इधर राइट साइड पे एक ऑक्सीजन है, इधर दो थे, तो दो को एक बनाने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी एक ऑक्सीजन हो गया, इधर भी एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये बैलेंस किया है मैंने, तो अब इसमें ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं इनके बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब H और H के दरमियान ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिर O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ये भी टूटेगा। और यहाँ पर जो है पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान दो बॉन्ड बनेंगे, एक OH का ये बॉन्ड बनेगा, एक OH का ये बॉन्ड बनेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसका डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है। अब इससे पता है क्या हमें समझ आई है कि भाई अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इनके ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी वो कम होगी, ठीक है, और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनके बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो इसका साइन डेल्टा H नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको कैसे पता चला कि डेल्टा H जो है इसकी नेगेटिव है, क्योंकि मुझे इस फार्मूले से पता चला है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सैंपल 6.1। उसमें ना उसने क्या किया है, उसने हमें कहा है कि H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन आपस में मिलके बना रहे हैं वाटर। आपने बताना है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज क्या है, तो मालूम करना है आपने। उसके लिए उसने हमें बॉन्ड एनर्जी बिटवीन H और H दे दी, वो है 436 किलो जूल पर मोल, और उसने हमें बॉन्ड एनर्जी O और O की दे दी जो कि है 495 किलो जूल, और उसने हमें बॉन्ड एनर्जी जो मिलेगी
वो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तो वो 436 किलो जूल पर मोल देती है। इसमें ना देखें, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और ये जब पानी बना है तो ऑक्सीजन और ये देखें ये बॉन्ड बना है। अब मेरी बात समझना, अब क्या हुआ कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो कौन सी है, वो है 436 एनर्जी यहाँ यूज होगी, और O2 इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज होगी। तो हम लिखेंगे 495, मगर एक मिनट, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये एनर्जीज आपने लिखनी होती हैं। यहाँ पे हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब O और H, जो ये OH का बॉन्ड बनता है, तो ये वाली एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इधर कितने बॉन्ड हैं, एक ये है, एक ये है, तो टोटल 2 बॉन्ड हैं। तो एक बॉन्ड जब बनेगा तो 463 यानी 463 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। अब ये हमारे पास एनर्जीज की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे जिसकी मदद से हम डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला क्या है, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, देखना, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इस फार्मूले में ऊपर वाली वैल्यूज डाल दें, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे कौन से हैं, एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, इनकी बॉन्ड एनर्जी का सम लिखना है। तो सम कैसे लिखेंगे, देखें भाई, यहां पर हमारे पास एक तो ये रिएक्टेंट है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 436, ठीक हो गया, जमा उसके बाद हमारा ये रिएक्टेंट है 1/2 495, माइनस का ये वाला साइन आ गया। अब सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो है वो ये है, हमारा पानी है। अब प्रोडक्ट जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी ये लिखी हुई है 2, ये 2 भी अंदर लिखेंगे आप, ठीक है, 2 इंटू 463, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लें आप, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -242.5 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे जो साइन आया है वो माइनस का साइन आया है। इस माइनस का साइन का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है 1 मोल, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो माइनस का साइन हमें बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड इन मेकिंग न्यू बॉन्ड वो ज्यादा है, ये वाली एनर्जी ज्यादा है इस वाली एनर्जी की निस्बत। तो आपने कुछ एनर्जी दी और बाद में आपको मिली, आपने 100 रुपया लगाया, 150 आपको मिला, इसका मतलब 50 आपको एक्स्ट्रा मिला है। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। इसी तरह और भी एग्जांपल की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।